दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे आधुनिक काल का काव्य खंड जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। तो करते हैं इसमें महत्वपूर्ण है जिसे हमने 4 प्रकरणों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कितने प्रकरणों में बांटा है? 4 में। किसे? आधुनिक काव्य काल खंड को। नंबर 1 प्रकरण। प्रकरण 1 पुरानी धारा संवत 1900 से 1925 ईस्वी तक। दूसरे प्रकरण में है नई धारा प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950। प्रकरण थर्ड नई धारा उत्थान द्वितीय उत्थान का समय है संवत 1950 से 1975। प्रकरण 4 नई धारा का तृतीय उत्थान है वर्तमान काव्य धारा संवत 1975 से शुक्ल जी के समय तक का है। तो ये किसने प्रकरण बांटे हैं? तो ये शुक्ल जी के अनुसार हैं। पुरानी धारा संवत 1925 प्रकरण 1 में। प्रकरण 2 में है नई धारा प्रथम उत्थान संवत 1925 से 50। तृतीय प्रकरण में है नई धारा द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975। प्रकरण 4 नई धारा तृतीय उत्थान वर्तमान से संवत 1975 से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ सन 1900 से 1943 ईस्वी मानते हैं। संवत 1900 से 1843 ईस्वी मानते हैं। 18 संवत में हमें क्या करना है? जब हम ईस्वी लगाते हैं तो 1900 में से क्या करेंगे? 57 को घटा देंगे। 57 को घटाने पे हमारा क्या होगा? 1843 ईस्वी प्राप्त होगा। तो इससे हमारा ईस्वी निकल आएगा और ईस्वी में 57 प्लस कर दो तो संवत आ जाएगा। 1843 में 57 प्लस कर देंगे तो हो गया हमारा संवत 1900 ईस्वी। प्रकरण 1 पुरानी धारा संवत 1900 से 1925। इस प्रकरण में रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी परिपाटी में लिख रहे आधुनिक कालीन कवियों का उल्लेख किया है। सेकंड है पुरानी परिपाटी की कविता से आशय ब्रज भाषा काव्य परंपरा से है। तो किससे है? पुरानी परिपाटी की कविता का अर्थ है ब्रज भाषा काव्य परंपरा से। पुरानी परिपाटा में 2 प्रकार के कवियों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 वे कवि जो केवल पुरानी परिपाटी की कविताएं लिखते थे। नंबर 2 वे जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योगदान दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के साथ साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। तीसरा है पुरानी धारा के अंतर्गत पहले प्रकार वर्ग के कवियों में निम्न कवियों का वर्णन किया गया। यानी कि वर्गों में कवियों को बांटा गया। तो पहले वर्ग के कवि कौन कौन है? वे इस प्रकार हैं। जैसे सेवक है महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश, सरदार बाबा रघुनाथ दास, राम सनेही, ललित किशोरी, शाह कुंदन लाल, राजा लक्ष्मण सिंह, लच्छीराम ब्रह्मभट्ट, गोविंद गिल्लाभाई और नवनीत चौबे हैं। दूसरे वर्ग के कवियों के अंतर्गत आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बाबू रामकृष्ण वर्मा बलवीर, पंडित नखछेदी तिवारी अजान, पंडित विजयानंद त्रिपाठी, लाला सीताराम, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्री योगी हरि, श्री दुलारे लाल, श्री भार्गव और पंडित रामनाथ जोशी थे। तो दूसरे प्रकार के वर्ग में कवियों का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के कवियों में नथुराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, पंडित गया प्रसाद सुख सनेही के नाम का भी उल्लेख भर किया गया है। पुरानी धारा के काव्य के संबंध में शुक्ल जी ने लिखा है कि गद्य के आविर्भाव और विकास काल से लेकर अब तक कविता की वह परंपरा भी चली आ रही है जिसका वर्णन भक्ति काल और रीति काल के भीतर हुआ है। भक्ति भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित काव्यों, अलंकार और नायिका भेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार और वीर रस के कवित सवैयों और दोहों की रचना बराबर होती आ रही है।
ब्रजभाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। ये कथन किसके हैं? आचार्य शुक्ल जी के हैं। बाबा रघुनाथ दास राम सनेही के संबंध में लिखा है कि ये अयोध्या के एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते हैं। किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में। पहले ये हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में एक माने जाते हैं। दूसरा, इनकी ब्रजभाषा की कविता भी बड़ी ही मधुर और सरस होती थी। ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपक पड़ती है। तीसरा है, मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवादक के सवैया बहुत ही ललित और सुंदर हैं। जहाँ चौपाई दोहे आए हैं वे स्थल उतने सरस नहीं हैं। ये किसके बारे में लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? राजा लक्ष्मण जी के बारे में। नेक्स्ट कवि है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों की टक्कर की होती थी। दूसरी है, पुराने कवियों में भी उनकी भी सी सूझ और उक्ति वैचित्र्य बहुत कम देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है, भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती थी। फोर्थ है, ये साहित्य तथा ब्रज भाषा काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ और माने जाते हैं। तो ये सारे कथन जो किसके बारे में लिखे गए? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में आचार्य शुक्ल जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट कवि है योगी हरि। इनके बारे में कथन लिखे हैं, ब्रज भूमि ब्रज भाषा और ब्रजपति के अनन्य उपासक हैं। ऐसे रसिक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हैं। महत्वपूर्ण कथन है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा कथन है, इन्होंने अधिकतर पुराने कृष्ण भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से रसीले तथा भक्ति भावपूर्ण पदों की रचना की, जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त भी बलिहारी हैं। अन्य है, गोविंद गिल्ला भाई की प्रशंसा करते हुए लिखा है, ब्रज भाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों की टक्कर की होती है। नेक्स्ट कथन है, मिश्र जी प्रताप नारायण मिश्र समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। पपिया जब पूछिए कवि कहाँ की अच्छी पूर्ति उन्होंने ही की थी। ठाकुर साहब के बारे में जगमोहन सिंह है ने कवित सवैयों में मेघदूत का भी बहुत सरल अनुवाद किया है। कवि दुलारे लाल जी भार्गव को आचार्य शुक्ल ने कविवर बिहारी लाल की परंपरा का वर्तमान प्रतिनिधि कवि कहा है। कुछ दोहों में देशभक्ति, अछूतोद्धार, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनूठेपन के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने सांचे में नया मसाला ढालने की अच्छी कला दिखाई। आधुनिक काव्य क्षेत्र में दुलारे लाल जी ने ब्रजभाषा काव्य चमत्कार पद्धति का एक प्रकार से पुनरुद्धार किया है। दूसरा प्रकरण है, नई धारा प्रथम उत्थान का समय संवत 1925 से 1950। इसके महत्वपूर्ण कथन, नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा किशन उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन आदि को लेकर आते हैं। ये किसके अंतर्गत है? प्रकरण 2 के अंतर्गत। इस प्रकरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के सहयोगी लेखकों के काव्य लेखन तथा कविता में उनके योगदान की चर्चा की गई है। यानी कि ये जो जितने कवि हैं यहाँ पे, ये पांचों कवि क्या हैं? भारतेंदु मंडल के कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। इस रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार और मातृभाषा का उद्धार आदि थे। नेक्स्ट है, हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए। साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलम्बन सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नीच खसोट करने वाले, अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे, देशभक्त इत्यादि। उसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे हैं। इस नई धारा की कविता के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त
नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले। कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर अपनी रागित्मक वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका या नीरस, शिथिल और असक्त रहता है। ब्रजभाषा संबंधी सुधार में भारतेंदु की भूमिका को लेकर प्रकरण 1 में शुक्ल जी ने लिखा है। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कविताओं और सवैयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। नेक्स्ट कथन है, बहुत से शब्द तो प्राकृत अभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। चक्कव भूवाल ठायो दिही ऊनो लोय आदि के कारण बहुत से लोग ब्रज भाषा की कविता से किनारा खींचने लगे थे। नेक्स्ट है, दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुंच गया था, यह शब्दों का तोड़ मरोड़ और मनगढ़ंत के शब्दों का प्रयोग करना था। उन्होंने ऐसे ही शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैयों में जहां तक हो सका बोलचाल की ब्रज भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन में ही उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे थे। कविता के स्वरूप में परिवर्तन। प्रथम उत्थान के भीतर काव्यगत विषयों के विस्तार के साथ ही कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। नेक्स्ट है, विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उसके विधान का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु का वर्णनात्मक ही चला आती थी। या तो पौराणिक कथाओं या ऐतिहासिक व्रतों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छठ प्रकाश, सुदामाचरित, दान लीला, चीरहरण लीला इत्यादि। विवाह, मृग्या, झूला, हिंडोला, ऋतुविहार आदि को लेकर वस्तु वर्णात्मक प्रबंध है। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों और निबंधों की चाल न थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्ति वैचित्र्य के साथ एक ही पद में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पदात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट होने लगा। भारतेंदु 1850 से 1885 ईस्वी का समय काल है, यानी कि जन्म क्या है भारतेंदु का, 1850 से 1885 ईस्वी का समय काल है। नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की मार्मिक व्यंजना है, वह तो है ही। बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भाव का संचार पाया जाता है। भारतेंदु जी ने कवि समाज भी स्थापित किए थे, जिनमें समस्या पूर्ति बराबर हुआ करती थी। भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवि सवैया बड़े ही सरस और मर्म स्पर्शी होते थे। भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विज्ञान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। नेक्स्ट है, वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, और वे केवल परंपरा पालन के रूप में थे। नेक्स्ट, गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद को भी नहीं को नहीं। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गे पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। इंपोर्टेंट है यहाँ पे।
देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविता या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी जाती गई या विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए। ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण सा लग सकता है। उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका समय है 1856 से 1894 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र ने पदात्मक निबंध और इतिवृत्तात्मक पद भी लिखे। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन 1855 से 1992 समय तक। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिक के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन सम्मत 1963 के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी। इनके छंदों में यतिभंग प्राय मिलता है। एक बार जब इस विषय में मैंने इनसे बातचीत की, तब उन्होंने कहा, मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक होना चाहिए। देश की राजनीति परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती है। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और सौपूर्ण कविताएं लिखी। इंपोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर किस कवि ने कविताएं लिखी थी विलायत में? तो ये लिखी थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने। उनकी कविताओं में अधिकांश गद्य वाली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, पर कुछ कविताएं ऐसी भी है, जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिनमें कहीं कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेक्षाओं की भरमार है। नेक्स्ट कवि हैं जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका समय काल है 1857 से 1899 ईस्वी। यद्यपि जगमोहन सिंह जी ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी कविताओं को नए विषयों की और नए नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णन का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधु स्मृति से समन्वित विदय प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने लिखा देखा, वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का अभ्यास दिया। संस्कृत काव्य की विशेषता एवं हिंदी साहित्य पर उनके प्रभाव। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ, उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। इस कारण वह उसके पिछले रूप को लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण बिंब ग्रहण संस्कृत के प्राचीन कवियों वाल्मीकि, कालिदास और भगवती में था, वह बाद के संस्कृत कवियों में नहीं रहा। आगे चलकर मुक्तकों ने सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इन्हीं गिनी वस्तुओं को अलग गिनाकर अर्थ प्रकट किया कराने का प्रयत्न ही रह गया, और प्रबंध काव्यों के वर्णन में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो चुके। नेक्स्ट है, यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। खड़ ऋतु वसंत खड़ ऋतु में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था, वह केवल उद्दीपन के लिए होता था, अर्थात नायक या नायिका के प्रति पहले से उपस्थित भाव को जगाने और उद्दीप्त करने के लिए। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम ही लेना काफी था। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्यों में नहीं पाए जाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यूरोप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शैली, मेरेडिथ आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रति निरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है, जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपियन
दृश्य विधान में अंतर स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि भारतीय प्रणाली के कवि में के भाव का आलम्बन प्रकृति ही रही है, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र रूप लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बढ़ती परंपरा के कारण यह प्रचार हुआ कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि करना ही कवि क्रम है। यानी कि जो यूरोप के साहित्य थे उनमें कल्पना को आधार दिया गया, और जो हमारे प्राचीन भारतीय कवि थे उनमें प्रकृति के आलम्बन को ही महत्व दिया गया। नेक्स्ट है, काव्य में दृश्य वर्णन के लिए शुक्ल जी ने भारतीय प्रणाली का अनुसरण करना ही उपयुक्त माना। वह लिखते हैं कि अनंत कर रूपों में से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाएं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भाव की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भाव की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंत कोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठ खेलवाड़ के ही अंतर्गत होगा। भारतेंदु युग की भाषाई द्वैत। भारतेंदु के सहयोग से भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देशकाल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए और भाषा उन्होंने परंपरा से चली आई हुई ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ब्रज भाषा में प्रचलित थे। पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य में बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका है, पर कविता की भाषा अभी भी ब्रज ही बनी हुई है। गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली थी। खड़ी बोली में पद रचना एकदम कोई नई बात न थी। नामदेव और कबीर की रचनाएं में भी क्या मिलता है, खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।